एक बात का और छोटा डिफरेंस, यहां वर्ड लिखा है ट्रेडिंग। एग्रीमेंट कई तरह के हो सकते हैं। ट्रेडिंग वर्ड समझा देता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट रिलेटेड टू गुड्स है और उसके बाइंग सेलिंग की बात हो रही है। गुड्स बाय और सेल। ट्रेडिंग वर्ड केवल इतना ही कवर करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो और भी हो सकते हैं। तो अगर केवल ट्रेडिंग है तो ये दोनों लगेंगे, लेकिन अगर अदरवाइज है तो अकेला वो कि कैपेसिटी नहीं है इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऐसे ना उस पे से सोचते सोचते धीरे धीरे करके सेट बनाना पड़ता है और ये लिखना पड़ता है बैठ के गर्दन हिलाने से, अभी वो बाद में तुमको याद आ जाएगा। अदरवाइज वॉइड ड्यू टू इनकैपेसिटी। ये क्लियर होना चाहिए कि हम इनकैपेसिटी वाला ही पॉइंट, एक ही प्रोविजन रेफर करेंगे अगर ट्रेडिंग के अलावा तुमने एलियन एनिमी के साथ कोई एग्रीमेंट एंटर किया है, गुड्स की बाइंग सेलिंग को छोड़ के कोई और पर्पस है तो केवल वो, और गुड्स की बाइंग सेलिंग है तो फिर तो दोनों हो गए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी हो गया और इनकैपेसिटी तो है ही। एनी ट्रेड साफ लिख रहा है वो, ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजियंस टू द गवर्नमेंट एट वॉर। एलिजियंस टू द गवर्नमेंट एट वॉर, ये वर्ड पता है क्या बोल रहा है वो? जिसे पाकिस्तान में आपने जिस पार्टी से ट्रेडिंग करी उस पार्टी का कनेक्शन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। फिर से पढ़ो, एनी ट्रेड विद पर्सन, पर्सन मतलब पार्टी, ओइंग एलिजियंस टू द गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एक्सेप्शन भी बन सकता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट लाइसेंस दे, परमिशन दे तो वैलिड हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? तो ऐसी स्टोरी लाइन जब बने तब केवल ये प्रोविजन लगाना। प्लस ये तो बोल ही सकते हैं कि इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी वाली बात तो है ही, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी हो तुम। लेकिन अगर अदरवाइज बात हो, अदरवाइज बात हो मतलब ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की बात नहीं है, अदरवाइज बात है, तो फिर केवल ये प्रोविजन आएगा। अभी खुद को ये सिखाओगे नहीं तो बाद में भी ये समझ नहीं आने वाला है। इस जब हम ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसे पर्सन से ट्रेड कर रहे हो जिसका एलिजियंस है गवर्नमेंट से, जरूरी नहीं कि वो पर्सन पाकिस्तान में रहता हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एलिजियंस है, रहता श्रीलंका में, कहीं और रहता है। एलिजेंस प्रूव हुआ ना तो मतलब समझ लो ये इसका ऑब्जेक्ट जो है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ऐसे उसको रेफर करते हैं। हियर द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसी में है मतलब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है मतलब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ऐसे चेन बनेगी। ऐसा एक्सप्लेन करके इट इज द ऑब्जेक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हेंस इट इज एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। और फिर रेफरेंस दो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मींस अगर वैलिडिटी पे सवाल है तो सेक्शन 10 एसेंशियल कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। वैलिडिटी का सवाल का अंत सेक्शन 10 पे ही होगा। क्या समझ में आया? या फिर केवल सेक्शन 10 नहीं, एक लिस्ट और है। ज्यादातर अभी तक जो हमने पढ़ा है हर बार अंत सेक्शन 10 पे हो रहा है, क्योंकि हमने अभी सेक्शन 10 के ही पार्ट पढ़े हैं, बाकी के नहीं पढ़े। इसलिए मैं हर बार एंड अभी सेक्शन 10 पे ही कर रहा हूं वैलिडिटी के सवाल का आंसर। सीधा वॉइड पूछा है, वॉइड है कि नहीं है, या एक्सप्लेन करो कि ये वॉइड क्यों है, तो तुम्हें सेक्शन 10 रेफर करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी सेक्शन में लिखा है कि ये वॉइड है, सेक्शन 23। समझ आया? मैंने सवाल का पूछा, जवाब उस ओरिएंटेशन पे होगा। केवल ऐसा होता है, ये वैलिड है वॉइड है, इतना लिखने से काम नहीं चलता है, इसीलिए फिर नंबर नहीं आते। ये देखो, here the agreement of trade offends against the public policy by tending to prejudice the interest, ये रीजन है, tending to prejudice।
इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द टाइम्स ऑफ वॉर। टेंडिंग मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे हमारी कंट्री के इंटरेस्ट प्रिजुडाइज हो जाएंगे, नुकसान पहुंचेगा हमारी कंट्री के इंटरेस्ट को, इस वजह से हम इसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मान रहे हैं। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंडिया एंटर्ड इनटू अ वॉर लाइक सिचुएशन विद द चाइना, मिस्टर ए फ्रॉम इंडिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर इंपोर्ट ऑफ टॉयज। देखो साफ है, ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं, तब आएगा ये अपोजिट पब्लिक पॉलिसी में। अदरवाइज तो वो इनकैपेसिटी पे ही हम डिस्कस कर लेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज चाइना इज एन एलियन एनिमी ऑफ द इंडिया। देखो ये वर्ड आ गया, एलियन एनिमी, तो वो तो लग ही रहा है ऊपर जो हमने पढ़ा। द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर सच वॉर लाइक सिचुएशन मे बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्वेश्चन में वो सिचुएशन ये दे रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तब वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, वॉर तो अभी अभी हुई है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं क्या, वो वैलिड है? मैंने बताया था इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, एक इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और एक मतलब इम्प्रैक्टिकल है परफॉर्मेंस करना, और एक सुपरवीनिंग इलीगलिटी। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब लॉ अलाउ कर रहा था, बाद में लॉ में अमेंडमेंट आ गए, इस वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। मैं वो अल्कोहल वाला एग्जांपल देता हूं, ये वो दूसरे वाले एग्जांपल में सेट होता है। सिचुएशन बदल गई है इसलिए अब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल हो गया है, तो वो इन्होंने साफ कह दिया कि ये तो बाद में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इनकैपेसिटी बाद में होकर हुई है, सुपरवीनिंग वॉइड है ये, और उसमें वो साफ लिख दिया उसने, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाएगा। सस्पेंड का मतलब है उतने समय तक जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का अगला आदेश ना आ जाए, और डिसॉल्व मतलब वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तुम जानते हो टिकटॉक, पबजी, ये हमने तब बैन करना शुरू किया था जब गलवान हुआ था, और बाद में अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल आता है कि ये चीजें बैन है, तो मैंने इसको वहां से भी समझा रखा है कि ये सुपरवीनिंग इनलीगलिटी है, आप लॉ तोड़ रहे हो। प्रोविजन डिफीटिंग द लॉ, सेकेंड प्रोविजन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा पॉइंट नंबर 2 अनलॉफुल एक्टिविटी, उसका प्रोविजन भी हिट करता है ये। तो ये केस स्टडी केवल इसकी नहीं है, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी भी समझाना है, लेकिन एप्लीकेशंस पे ट्रेडिंग एंड एलियन एनिमी नहीं लगेगा क्योंकि गुड्स का ट्रेड होता है, सर्विस का नहीं। पर जब ऐसा एक आए कि यार टिकटॉक बैन हुआ या पबजी बैन हुआ या कोई और सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर बैन किया, इस तरह की केस स्टडी बनाई, तो उसका पॉइंट नंबर 2 से लेना देना है, यू आर डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो। अरे लॉ का शब्द का मतलब बताया था, गवर्नमेंट के रूल भी लॉ है, फिर वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में आएगा और फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इनवैलिड होने का सही रीजन हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है वहां एग्जाम में। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। ये जो है ना स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, और इसके जैसा एक और है, ये थर्ड, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। सेवेंथ, तुम्हारे बुक में सेवेंथ, तो 2, 3 और 7 ये तीनों बहुत मिले जुले हैं, तीनों कोर्ट के मामलों से रिलेटेड एग्रीमेंट हैं जिसमें तुम गड़बड़ करा रहे हो। कोर्ट में कोई केस जा रहा है, उसमें तुम कोई गड़बड़ करा रहे हो, ऐसा कुछ एग्रीमेंट बना रहे हो, तीनों उसी स्टोरी लाइन पे बेस है। कब मेंटेनेंस बोलेंगे, कब मेंटेनेंस चैम्पर्टी वाले केस में जाएंगे, वो भी दोनों अलग अलग हैं। कब स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन बोलेंगे और कब इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस बोलेंगे, ये भी अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पर ये तीन तो इसके अंदर ये एक जैसे हैं, इसको एक साथ पढ़ के इसमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी इजी है। बाकी कैसा है, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल। सीधा एग्जांपल पढ़ो जरा इसका, तुम्हें ऊपर का सारा प्रोविजन अपने आप समझ में आने लगेगा। हरीश पेड 15,000 टू द ऑफिसर टू गिव हिज सन जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया।
नौकरी लगवाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत है, और हरीश ने उस ऑफिसर से एक एग्रीमेंट कर लिया है कि 15,000 मैं दूंगा अगर तू नौकरी लगवाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब दोनों पार्टी अपने अपने प्रॉमिस पे है और परफॉर्म करना है, और अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो इन्फोर्सेबिलिटी आएगी क्या? अगर पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया अपना अपना प्रॉमिस तो क्या इन्फोर्सेबिलिटी आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सीधे नहीं लिख सकते, हेडिंग लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स आर कंसिडर्ड एज agreement related to trafficking relating to public offices and titles are considered as opposed to public policy agreements, and therefore they have unlawful object and consideration, hence such contracts are void। और अगर वैलिडिटी तक ले जाना है तो refer to section 10, if a contract do not have an essential element of lawful object or consideration, such contracts are not valid। नहीं आना ना अभी भी समझ में कैसे मैं टोन ले गया? रटा नहीं इसको, ये भी नहीं सोचा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है, वो भी इतना जरूरी नहीं है अगर तुम सही रेफरेंस बना पाते हो। हाँ, कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स हो सकते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे। सब चीजों में यही कहानी करनी है। तुम्हें समझ में आया? तो इसको रट के कुछ नहीं होना है कि हम ये 4 पैराग्राफ, ये 4 लाइन पूरी रटेंगे, पूरा प्रोविजन लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चे ऐसे सोचते हैं और उनको नंबर नहीं मिलते, फिर वो सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट। मैंने इंस्टीट्यूट का इंटेंशन बता दिया, उसको क्या चाहिए, तुम ये रेफर करो। हाँ, कीवर्ड्स अगर कुछ लगते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कीवर्ड्स चाहिए तो उठा लो, पर बेसिक तो तुम ये बात लिखो, इससे रिलेट करके लिखो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, उससे रिलेट करके लिखो कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कवर होता है इसलिए ये वॉइड है। और फिर अगर वो वैलिडिटी पे सवाल उठाता है तब सेक्शन 10 का रेफरेंस देके बोलो कि यार एक एसेंशियल एलिमेंट होता है लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, क्योंकि वो मिसिंग है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो वॉइड है, ऐसा 23 बताता है। वैलिड नहीं है ये सेक्शन 10 बताता है। अभी भी अंतर कर पा रहे हो चीजों का? इतना कंटेंट प्रोविजन में लिख दोगे, फिर केस से रिलेट कर दोगे और कंक्लूजन लिख दोगे तो काम हो जाएगा। समझ आई बात? जबकि बच्चे कैसे सोचेंगे, ये 4 लाइन अपन याद कर लेते हैं, जब अपन ये हेडिंग लिखेंगे तो ये 4 लाइन लिख देंगे और फिर सीधे लिख देंगे कि ये वॉइड है, तो नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तुमने तो केवल ये समझाया और इस पे वॉइड बोल दिया, तुमने तो ये बताया नहीं कि एक्ट कैसे इस पॉइंट को वॉइड तक ले जाता है। नहीं आ रहा समझ? ये रीजन होता है। चलो एन एग्रीमेंट टू ट्रैवल, अच्छा एक मिनट, एग्जाम्पल अभी पूरा नहीं हुआ। हरीश पेड 15,000 टू द ऑफिसर टू गिव हिज सन अ जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऑन फेलियर। वही वाली बात है कि प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, फेलियर बाय ऑफिसर, ऑफिसर जॉब नहीं दिला पाया तो ही कुडंट रिकवर द अमाउंट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट्स टू, ये देखो वैसे लिख दी ना हेडिंग जोड़ के, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उससे उसको जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं वो, जब प्रोविजन हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, केस स्टडी का आंसर पढ़ते हैं, उतना ईज होता जाता है। अभी तक तुम्हें सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, अभी तक जो तुमको मैंने पढ़ाई कराई, अब धीरे धीरे उसका स्पीड बदलेगी और उसका मोड भी बदलेगा। एक जैसे नहीं पढ़ते रहते हैं, पूरा एक ही वो टोन पे समझते जा रहे हैं, पूरा लॉ हम ऐसे ही पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अब तुम्हारे पास बेस है, इतने दिन से हम यही बना रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं तुमको इस पे ले चलूंगा कि चलो आज ये 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस 4 के अंदर ये प्रोविजन लगाने। प्रोविजन लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, ये देखो उसने पैटर्न लिख के यहाँ पे हिंट में दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है बट ये लाइन यूज होनी थी ऐसे, यही मैं अभी समझा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी is unlawful
या is induced by unlawful object or is considered as it the contract has an unlawful object and consideration. Hence, as per section 23, such contracts are void. ऐसे रिलेट करके आंसर बनते हैं हमारे केस स्टडी, ना कि ऐसे कि हमने ये ऊपर का पैराग्राफ में क्या लिखा है सब वो लिख दे। मैंने कहा इसका यूज है केवल इतना कि अगर कोई इसके अंदर की पॉइंट है, जैसे हमने पहले की पॉइंट्स पढ़े, जब हमने कंसेंसस ऐड आइटम पढ़ा तो हमने वो बार बार वो की पॉइंट बोलते हैं, तो जहां जहां पे ऐसे की पॉइंट्स अंडरलाइन कराए वो एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे कि हम कंसेंसस ऐड आइटम किन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे इसने केवल हेडिंग लिखी है अमाउंट टू ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस, अगर मैं ऊपर कीवर्ड ढूंढूं कि मैं किस वर्ड से ये अमाउंट टू ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस समझाऊंगा, पढ़ के देखते यहाँ पे क्या लिखा है। एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन द पब्लिक ऑफिस is opposed to public policy. It interfered with the appointment of the person best qualified for the service of public office. Public policy requires that there should be no money consideration for appointment of the office in the public where the public is interested. The following are the example of the agreement that are void since they are tantamount to sale of public offices: an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from his office, and an agreement to procure a public recognition like Padma Vibhushan and reward is void. अब मैंने ये सब पढ़ दिया, तुम बताओ इसके अंदर कीवर्ड तुम्हें क्या लगते हैं। अब धीरे धीरे इसकी एबिलिटी लाओ कि अपन खुद ही प्रोविजन पढ़ेंगे, खुद ही कीवर्ड निकालेंगे। अगर मुझे ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस समझानी है तो तुम्हें कौन से वर्ड लग रहे हैं या कौन सा सेंटेंस लग रहा है कि ये लिख दे तो काम हो जाए। ये दिख रही है लाइन, public policy requires that there should be no money consideration for the appointment. public policy, ये public policy का फॉलो तो तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति को ऑफिस में या कोई जॉब पे रखा जाता है तो उसमें कोई मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर मेरिट पे हो, क्वालिफिकेशन प्रॉपर मेरिट पे हो, उसमें बायसनेस ना हो। कोई जरूरी नहीं ऐसा का ऐसा लिखो, बट सेंस तो यही लाइन चलनी चाहिए कि पब्लिक पॉलिसी तो तब मानी जाएगी। और अगर आपने कंसिडरेशन लेके या विदाउट मेरिट किसी को जॉब पे रखा है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। नीचे वाले केस लॉ में ऐसी लैंग्वेज में आंसर आएगा, लेकिन हर केस लॉ के आंसर में यही चिपका देंगे ऐसा तो नहीं है। नीचे वाला पॉइंट कहता है कि अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को रिटायर होने के लिए इंड्यूस किया तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने किसी अवार्ड को इंड्यूस किया कि ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिल जाए, इसके लिए आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो इंटरनल व्यक्ति के साथ, तो ये एग्रीमेंट भी, क्योंकि ये पब्लिक अवार्ड है और जॉब पे रखना और जॉब से रिटायर करवाना, इससे भी सीधे पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। इसलिए ये सारे, और डेट्रीमेंटल मतलब एक तरह का प्रेजुडिशियल है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस तरह के एग्रीमेंट, नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से हम इसे पब्लिक पॉलिसी के अपोज मानते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हुआ ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। लोगो ट्रैफिकिंग हियर, द ट्रैफिकिंग इज लाइक अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि आप किसी व्यक्ति को कहीं पे जबरदस्ती एंटर करा रहे हो या कभी उसे वहां से हटवा रहे हो। ये है अपना रोड वाला ट्रैफिक, जरा पढ़ो, गूगल निकालो और लिखो उस पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब ही नहीं पता हुआ तुम्हें तो। क्या बोल रहा गूगल? कहीं पे किसी को ले जाना, कहीं से किसी को निकलवा देना। वर्ड्स का यहां पे यूज इस तरह से है जैसे किसी को जॉब दिलवा दी या किसी की जॉब छुड़वा दी, ये ट्रैफिकिंग कहलाएगी। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिसेस मतलब वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस जहां से पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम होता है। सीधी सी बात, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब पब्लिक ऑफिसेस है, बिकॉज गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटिंग पब्लिक।
तो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट और ऑफिस है सब पब्लिक ऑफिस है, और उन पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिकिंग हुई मतलब किसी को या तो इंसर्ट किया गया है या तो निकाला गया है और उसके लिए कंसिडरेशन कर लिया दिया। भाई ऐसा नहीं कि उसके अंदर लोग जाएंगे नहीं और निकलेंगे नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर आप ये सब काम मनी कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, जबकि वो मनी कंसिडरेशन के लिए नहीं हो सकता। उनकी अपनी एक प्रोसीजर है उस जगह पे किसी व्यक्ति को रखने की, एग्जाम होगी, इंटरव्यू होगा, वो परफॉर्मेंस करके अगर किसी को रखा या निकाला जा रहा है या किसी के खराब काम करने पे निकाला जा रहा है, दैट इज ओके। लेकिन तुम इसको इंड्यूस कर रहे हो कंसिडरेशन से कि बस मेरे कंसिडरेशन दे रहा हूं इसलिए रख लो, मैं कंसिडरेशन दे रहा हूं इसलिए निकाल दो, तो तुम्हारा ये कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। मैंने तो कहा ये दोनों साथ आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत है इस पॉइंट में तो बताओ। और मैंने जो समझाया अगर वो अप्लाई नहीं करोगे ना, यहां से सुन के चले जाओगे और घर पे जाके फिर वो वैसे ही बैठ के पढ़ोगे जैसे तुम कल पढ़ रहे थे या करते हो तुम, तो उससे कुछ होना नहीं है। मैं तुमसे बार बार रोज ये कहता हूं कि मेमोरी से मत पढ़ो, एफिशिएंसी से पढ़ो, दिमाग लगाओ उस पर पढ़ने में। लॉ वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम इसको मेमोराइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अप्लाई नहीं कर पाओगे केस स्टडी पे कितने प्रोविजन है, दिमाग तो वहां चलना चाहिए। फिर जब ये पता चल गया कि अच्छा ये प्रोविजन लगेगा तो कैसे लगाना है, दिमाग फिर इस पे चलना चाहिए। केवल कोई 4 लाइन लिखने से नहीं चलता। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने सब पढ़ा, ये स्टोरी लाइन केवल ये समझाती है कि ये ट्रैफिकिंग हुई है, फिर ट्रैफिकिंग ये समझाती है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है इसलिए अवॉइड है, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना मतलब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। समझ आ रही कुछ बात की नहीं आ रही? कोई भी प्रोविजन, ये केवल इस एक्ट के लिए नहीं समझा रहा हूं, फिर बोल रहा हूं मैं मोटर बनाने में लगा हूं, ये इस एक्ट के लिए नहीं समझा रहा हूं मैं कि मैं फिर से जाके जब पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा और मैं कोई प्रोविजन समझा रहा हूं तो तुम केवल वो प्रोविजन याद कर लोगे तो आंसर आ जाएंगे। ये जो बेसिक मैकेनिज्म है, प्रोविजन कोई सा भी पढ़ो, कोई एक फैक्ट पता चला उससे तो तुम्हें बस कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, बट उसको लिखने का तरीके पे तो हम अभी रोज ही काम कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है बात? और एक ही बार में परफेक्ट लिख लोगे ऐसा नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, प्रैक्टिस से आएगा। बार बार हम किसी केस स्टडी पे ऐसे सोचेंगे, फिर हम हो सकता है कि 50-60% एक्यूरेट चल रहे हैं प्रोविजन, 50-60% सही सोचने लगे, धीरे धीरे प्रोविजन सोचने की क्षमता 80-90% तक सही चली जाएगी कि इतने प्रोविजन लगेंगे। फिर लिखने की क्षमता पे भी ऐसे ही काम होता है। शुरुआत में हो सकता है हम केवल 30-40% ही लिख पा रहे हैं जिस तरह से लिखना चाहिए, फिर हम पढ़ते हैं और देखते हैं अरे यार मैंने ये ऐसे नहीं लिखा या मैंने ऐसे नहीं लिखा, तुम्हें पढ़ाई ऐसे करनी है। फिर वो क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए, तो वो सेंसिबल बनता है। और एक बार ये कैपेसिटी में आ गए तो उसके बाद जब भी कोई एक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें समय नहीं लगेगा, बस उसके फैक्ट्स तुमने समझे और यू आर रेडी टू आंसर। वो कठिन काम नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि वो कठिन काम है कि मुझे ये पता चल जाए, नहीं वो कठिन नहीं। मैंने जब तक कितने प्रोविजंस तुम्हें अभी तक समझाए लॉ के 11th-12th से लेके अभी तक, तुमको सब समझ में आ जाते हैं। वो समझना कठिन नहीं है, उसको रिटेन करना कठिन नहीं है। कठिन तो ये है कि जो तुमने समझा है उसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि आंसर में कैसे लिखना है। वो उसी पे अभी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोशिश करो उसकी आउटलाइन बनती जाए और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाए। क्या समझे? मैंने तुमसे कहा इसके लिए तुम कम्युनिकेट कर सकते हो चैट जीपीटी से, सबसे इजी तरीका। उसको सवाल दो कि मेरे को इस टॉपिक पे 4 क्वेश्चन बना के दे, बता कौन सा प्रोविजन लगेगा, कैसे लगेगा, मैं पढ़ूंगा। उसके आंसर के पहले अपना आंसर सोचो, उसके आंसर से पढ़ो। हाँ, उस पर रिलाई नहीं कर लेना इतना ज़्यादा, अपनी बुक से फिर बाद में देखना ओके ये प्रोविजन यहाँ ऐसे लिखा था, ये यहाँ लिखा था। और बढ़िया उसको सीधा मत पूछो कभी भी, अपनी बुक का ये जो पीडीएफ है उठा के उस पर छाप दो, है? तो वो ले लो। चैट जीपीटी की क्षमता अच्छी है, फिर ठीक है। वो जो हमारा बुक है वो उसको दे दो रेफरेंस के लिए, ताकि वो उसके बाहर नहीं जाए। और उसको एक प्रॉम्प्ट दे दो, स्ट्रिक्टली उस कॉम्प्रहेंड करना है, फॉलो करना है केवल ये बुक का कंटेंट, स्ट्रिक्टली, बस।
कोई आइडिया भी आता है मेरे को इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखूं, उससे कम्युनिकेट करो। ऐसे समझोगे तो ये ज्यादा रिटेन कर जाएगा और ज्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना। तो मैं जब ये अब तुमने काफी सारा मटेरियल पढ़ लिया है, अब तुम उसको यूज कैसे करोगे उस पर हमको उतरना है। और जब ये तैयारी हो जाए तुम्हारी, उसके बाद एमटीपी खोल के हम देखेंगे कि जरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसने और हम उसको कैसे समझ पा रहे हैं। ये डन। इसके बाद एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। मार्केट में कंपटीशन रहना पब्लिक के लिए अच्छा, सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी चल रहा है। मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होगी तो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अच्छा है या मोनोपोली अच्छी है? कंपटीशन। क्यों? क्या जवाब, बढ़िया। और सोचो जरा, रीजन क्या कि कंपटीशन अच्छा है? कोई तुम्हें मैनिपुलेट और इंड्यूस नहीं कर सकता हाई प्राइस पे करने के लिए, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। बचाव होगा तुम्हारा कंपटीशन होगी तो। ये टर्म पे आंसर दोगे कि ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, ये अच्छा था। ऑप्शन ज्यादा भी मिल गए फिर भी एक्सप्लॉइट हुए तो क्या फायदा है? मेन वर्ड क्या है? एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस कम होते जाएंगे जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ता है। पब्लिक का एक फायदा तो डायरेक्ट होता है, एक फायदा इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट फायदा क्या है पब्लिक का पता है? कंपटीशन बढ़ता है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। मतलब एज अ होल कंट्री के रिसोर्स भी तो पब्लिक के हैं ना, वो वेस्ट नहीं होंगे। मोनोपोली होगी तो उसकी मर्जी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एक्सप्लॉयटेशन बचता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। दोनों चीजें पब्लिक के हित में है, उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कंपटीशन कम हुआ, तो नुकसान 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 है। और अगर मोनोपोली हो गई तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि अब तो उस व्यक्ति की जो मर्जी होगी वो प्राइस पे वो तुम्हें गुड्स देगा। जितनी गुड्स की सप्लाई देनी है उतनी ही देगा। मतलब वो ना सिर्फ प्राइस कंट्रोल करेगा बल्कि सप्लाई भी कंट्रोल करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मोनोपोली हो जाना प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और इसी ग्राउंड पे उन्होंने कह दिया कि अगर आप एग्रीमेंट इस रीजन से, इस पर्पस से बना रहे हो, इस ऑब्जेक्ट से बना रहे हो कि मोनोपोली बन जाए, तो आपके जो एग्रीमेंट है इसका पर्पस ही अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कुछ समझ में आता है क्या? सर एग्रीमेंट कैसे बनेगा आप ऐसा करके? एग्जाम्पल पढ़ लो। मैं भी एग्जाम्पल ही देता ना। एक्स वाई जेड और ABC, ये दो लोग हैं। केवल दो ही मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के पूरे वेस्ट बंगाल में। दे बोथ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने पीछे साठगांठ करी, बोले अपन दोनों आपस में लड़ेंगे तो नुकसान तो अपन दोनों के हैं, पब्लिक का फायदा है, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पीछे से हाथ मिला लेते हैं और फिर अपन दोनों मिलजुल के हाई रेट रखेंगे और मजे लेंगे मोनोपोली के, क्योंकि हमारे अलावा कोई और तो ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। तो इन दोनों के बीच ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, इस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो। तो ऐसे एग्रीमेंट जो टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सारे एग्रीमेंट वॉइड है। रीजन बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। समझ आया ना? तो मैं फिर कह रहा हूं, एज इट इज रट्टा मारने से काम नहीं है। वो वर्ड्स को फ्रेम तुम कर लो, पर उन्हीं वर्ड्स में टिके रहो। और वो वर्ड्स की आदत उसी में कैसे सोचेंगे सर हम? वही वाले वर्ड्स कैसे सोचेंगे? बार बार पढ़ने से। दिमाग में ये प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये कहां से आएगा? जब तुम बार बार इन चीजों को रीड करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड्स यूज करने चाहिए, तो आपकी टर्मिनोलॉजी वही वाली बनती है। इसलिए रीडिंग जरूरी है जब पढ़ते हैं। और वो रीडिंग वही वाली बात है, मेमोरी के बिना दिमाग से रीडिंग होनी चाहिए। अच्छा ये वर्ड लिख रहा है
इसी वर्ड्स में बोलना है, वो धीरे धीरे ग्रिप में आते हैं। इसलिए दिन में 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, भले 15-15 मिनट पढ़ो। चार्ट बनाना चाहिए ताकि वो वर्ड्स बोलने या लिखने की इच्छा हो, ये कौन सा वर्ड लिखूं। इससे वो तुम रोड मैप भी सीख जाते हो और वो वर्ड्स भी सीखते हो। अभी तक हमने 2 पढ़े बस आज। अपोजिट पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक के खिलाफ पहली चीज ट्रैफिकिंग पब्लिक ऑफिस की, और एक और तो पढ़ लिया, सबसे पहला वाला। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था आज? ट्रेडिंग विद एनिमी, एलियन एनिमी, मतलब वही ऐसे किसी पर्सन के साथ ट्रेड करना। अब देखो मेरी भाषा वही आती जाएगी क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना, तो उतना एग्जैक्ट बोलो। अब ऐसे ही बार बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो टिकने लगेगा। ऐसे पर्सन के साथ, अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं बट मैं कोशिश करूंगा कीवर्ड इंग्लिश में ही रहेंगे और वही वाली वर्ड आएंगे। ऐसे पर्सन के साथ एग्रीमेंट या गुड्स को लेके एग्रीमेंट बनाना जो पर्सन एलिजियंस में है ऐसी गवर्नमेंट के साथ जिसके साथ इंडिया इन सिचुएशन ऑफ वॉर है। देखा सर, हमसे अभी एकदम से नहीं होगा। हाँ, एकदम से किसी से भी नहीं होता है। मैंने इसको कई बार बोला है, बस दिमाग से अब जैसे पढ़ा तो मेरे दिमाग में वो सब मेमोरी रिफ्रेश हो गई। ऐसे तुम्हें भी होने लगेंगी। आया समझ? तो ऐसे उसको समझो, बार बार समझो, बार बार समझो, बार बार समझो, वर्ड्स भी टिक जाएंगे। आगे चलो, 3 हमने पढ़ लिए, चौथा आ रहा है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। इससे रिलेटेड कभी कुछ पढ़ा है क्या जो ऑलरेडी वॉइड है? ऐसा खुद थॉट आना चाहिए तभी आप पढ़ाई कर रहे हो। कहा? रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। और रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज कहां था? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। देखो ऐसे चेन बनती जानी चाहिए कि मैंने रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज पढ़ा है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। उसमें रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज पढ़ा था। उसके अंदर क्या खास बात पढ़ी थी हमने? मुझे याद है, एग्जाम्पल से याद हो? ये है कि अगर तुमने रिवाइज किया होता तो तुम्हें अभी एग्जाम्पल तो ठक करके आता। मैं बताऊं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था कि ए ने बी से कहा कि तुम उस व्यक्ति से शादी मत करो, या उस व्यक्ति से शादी ना करने पे मैं तुम्हें इतने इतने कंसिडरेशन दूंगा। याद है? ऐसे वो खुद स्टोरी बनेगी। कोई जरूरी नहीं सीधा प्रोविजन आ जाए अभी तुम्हारे दिमाग में, पर वो आने लगेंगे। तो एक तरह से आप किसी की मैरिज में क्या लगा रहे हो? रिस्ट्रेन लगा रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, दखल दे रहे हो। ये उसका पर्सनल फ्रीडम है कि उसको ट्रेड कैसे करना है, उसको लीगल प्रोसीडिंग में जाना है कि नहीं जाना है। ऐसी उसकी मैरिज उसका पर्सनल इंडिपेंडेंट मामला है। तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे सजे हो। मेरा पर्सनल मैटर है, मैं बिजनेस करूं ना करूं, मेरा पर्सनल मैटर, मैं तेरे खिलाफ केस करूं ना करूं। एक ही एक्सेप्शन था, आर्बिट्रेशन। ऐसे बार बार सोचते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जितना अच्छे से सोचने लगते हैं, जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उतना ईज होने लगता है। तो वैसे ही मैरिज एक पर्सनल इंडिपेंडेंट डिसीजन है, उस पर कोई किसी पे प्रेशर नहीं दे सकता। या ऐसे एग्रीमेंट करना जिसमें किसी की शादी पे आप दखल दे रहे हो, वो रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में आएंगे, और इस वजह से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है। ये तीनों फ्रीडम पे अगर तुमने दखल देने की कोशिश की तो ये तुम्हारा एग्रीमेंट जो दखल देने के लिए बना है वो एग्रीमेंट वॉइड है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। उस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, उस पर कुछ और रीजन लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां फिर आया मैरिज से रिलेटेड कुछ, वो था रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रुकावट डालना, दखल देना। यहां ब्रोकिंग की बात हो रही है। ब्रोकिंग किसको बोलते हैं? ब्रोकर होते हैं एजेंट जैसे लोग जो बाइंग सेलिंग में हेल्प करते हैं। मैरिज ब्रोकर भी होते हैं, सुने तुमने? वो आजकल तो ऐप है मैरिज ब्रोकिंग के लिए, है ना? 2 लोगों को मिलवा रहे हैं जो इंटरेस्टेड है कि उनको शादी करनी है, पर सही कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं।
तो बीच में कोई मीडिएशन का काम कर रहा है। जैसे तुम्हें जैसे घर खरीदना है, किसी को बेचना है, तो मीडिएटर ढूंढ रहा है कि यार मीडिएटर दोनों को एक साथ ले आता है। ऐसे ही जो लोग शादी करना चाहते हैं वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, मीडिएटर उसको साथ में लाएगा, तो वो एक तरह का मीडिएशन कर रहा है। तो क्या मीडिएशन करना गलत है? अगर मीडिएशन में तुम इंड्यूस कर रहे हो उन पार्टीज को कि वो एक दूसरे से शादी करें तो गलत है। तुम केवल कांटेक्ट बना रहे हो उनका तो गलत नहीं है। नहीं तो ये सारी एप्स जो है वो बैन हो जाती। हेलो हेलो, आपने उन दोनों से, मेल फीमेल दोनों से या किसी एक से ऐसा एग्रीमेंट किया है कि मैं इतना कमीशन लूंगा, तेरी शादी करा दूंगा। ध्यान सुनो, मिस्टर ए से तुमने कमीशन ले लिया, एक एग्रीमेंट मेरे से बना, बी से तेरी शादी करा दूंगा, इतने पैसे मैं लूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट है ना तुम्हारा, कल को तुमने शादी करा दी, अब वो तो दे नहीं रहा पैसे, तुम कोर्ट गए, तो क्या एनफोर्स करा लोगे पैसे देना? इस पॉइंट पे नहीं करा पाओगे। अरे कुछ समझ में आया कि ऊपर से गई? तो मैरिज ब्यूरो सब चल रहे हैं सर, ये सब क्या? वो थोड़ी एग्रीमेंट कर रहे दो पार्टी से यार। सर वो फीस नहीं लेते सकते क्या? अरे फीस ले सकते हैं, पर किस बात की? आपके लिए ऑफिस चला रहे हैं, स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं, लोगों को डेटा को ढूंढने में और उन्हें तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कराने में जो खर्चे होते हैं नॉर्मली, दे कैन चार्ज, नो इश्यूज। एप्स कैन चार्ज, उस ऐप की मेंटेनेंस की कॉस्ट है भाई। लेकिन कहीं भी वो ये एग्रीमेंट थोड़ी बना रहे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से तुम्हारी शादी करा देंगे। अभी भी अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कि एक ही लग रहा है। मैरिज ब्यूरो किस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? केवल कम्युनिकेट कराने के ग्राउंड पे। वो कहीं ये एग्रीमेंट नहीं बना रहे कि मैं इससे शादी करा दूंगा। और अगर वो ऐसा करे और उसके बेसिस पे तुम्हारे बीच में एक एग्रीमेंट बने, तो फिर वो एग्रीमेंट वॉइड है। रीजन बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तेरे को नींद आ रही? जापान भी क्या बोलो? ये सॉरी बताओ, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक। जा 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 जा। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, की वर्ड है ये, निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। साफ है, ये है पर्पस। और ये पर्पस सीधा क्या है? अनलॉफुल। और ये अनलॉफुल कैसे बना? रीजन बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कीवर्ड क्या है? क्या लिखना ही पड़ेगा? निगोशिएशन ऑफ मैरिज हुई है बेस्ड ऑन सम रिवॉर्ड, कमीशन ले रहे हो तुम। कोई डाउट? ऐसा होने पे ही हम इसको मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर ऐसा कोई मतलब ये केवल ऐसा तुम्हारे साथ एक डील करिए कि भैया हम तुमको 10 लोगों से मिलवाएंगे, तुम्हें जमे तो शादी कर लेना, और इस 10 लोगों से मिलाने की फीस ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, क्योंकि कहीं भी नेगोशिएशन ऑफ मैरिज नहीं है। शादी करा देंगे ये कहां लिखा है? कहां बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि 10 लोगों से या 20 लोगों से तुम्हें मिला देंगे। 20 लोगों से मिलाने का पैकेज चलता है हमारा, इतने फीस लगती है, आने वाले 6 महीने में मिला देंगे। दिस इज नॉट अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए निगोशिएशन ऑफ मैरिज होनी चाहिए। मैं शादी करा दूंगा, उसके लिए रिवॉर्ड मांग रहा है वो, ऐसा एग्रीमेंट बन गया, तब बनेगा वो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज एग्रीमेंट ब्रोकरेज एग्रीमेंट से ऊपर चलो, वो किसके अंदर आया था? ट्री में वो आया था अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसके ऊपर चलो, वो आया था अनलॉफुल एग्रीमेंट। उसके ऊपर चलो, सेक्शन 23 डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कोई डाउट है क्या? लिखा है उन्होंने, ये देखो क्या लिखा है आगे। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ। मतलब एक पर्सन हायर किया है तुमने कि वो तुम्हें वाइफ दिलवा देगा। मतलब ये तो बेसिकली वही बात हो गई, निगोशिएशन ऑफ मैरिज अगेंस्ट अ रिवॉर्ड। तो लैंग्वेज को पकड़ के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे केस स्टडी इस भाषा पे मिली तो मैंने उसे इस पे लिखा। केस स्टडी की भाषा ये है,
पर मेरी भाषा हमेशा रहेगी, दिस इज नेगोशिएशन टू मैरिज, दिस इज नेगोशिएशन ऑफ मैरिज अगेंस्ट अ रिवॉर्ड, हेंस दिस इज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, हेंस दिस इज अ, therefore we can conclude it is as opposed to public policy, therefore due to unlawful object or consideration the contract is considered as void. ये as per Indian Contract Act ऐसा कुछ रेफरेंस 23 सेक्शन 23। ऐसे पहले वर्ड्स असेंबल करना सीखो, फिर अरेंज करना सीखो, फिर अपने आप आंसर सही बनने लगेंगे, तुम्हें खुद मजा आएगा कि हाँ मैंने सेंसिबल आंसर दिया है। तो इसकी कोशिश करोगे तो आएगा, अपने आप नहीं आएगा। और केवल ये 4 लाइन रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है, यही बार बार समझा रहा हूँ। तो लॉ की भाषा भी आ जाएगी, आंसर लिखने का तरीका भी आ जाएगा। नीचे एक नोट लिखा हुआ है और मैंने ये बात अभी हाल समझाया था कि एक मैरिज ब्यूरो है। ब्यूरो का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे डेटा है या आपको डेटा मिल सकता है, उसको ब्यूरो बोलते हैं। ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मैरिज ब्यूरो वाले सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कहीं से भी मैरिज निगोशिएट नहीं कराते। वो तो लोगों को मिला देते, तुम्हें जमता है तो शादी कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। केवल वो तो मिलवाने के नाम पे, अपने ऑफिस मेंटेनेंस के नाम पे अगर कोई एग्रीमेंट कर भी रहे फीस का कि भैया हम आपसे 20 रिश्ते आपको अलग अलग दिलवाने की कोशिश करेंगे अगर आपको जब तक ना जमे, तो ये कहीं से भी मैरिज निगोशिएशन नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस कहानी में? ओके, अब हमने कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए और ऊपर की लिस्ट तक ही 3 छोड़ रखे। तीनों के तीनों कोर्ट प्रोसीजर या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में दखल देने वाले मामले हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, चैम्पर्टी मेंटेनेंस और इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस। कब बोला जाएगा कि ये काम इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस है, वो कीवर्ड्स के साथ हमको बोलना है हर बार। जैसे हमने कंसेंसस एड आइटम पकड़ रखा है, और भी जगह पकड़ रखी है चीजें। तो जितनी बार वो कीवर्ड्स के साथ उसको बोलोगे, जितनी बार बोलोगे, उतना आसानी से सेंटेंस बनाने की क्षमता आएगी। इसलिए बार बार पढ़ा करो। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, the following are the example of agreement that are void as they tend to create interest against obligation. The object of such agreement is opposed to public policy. An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from the other for the performance of his agency is invalid. तुमने मुझे बनाया अपना सेलिंग एजेंट, मैं किसी को भी सेल कर सकता हूं गुड्स। तुमने कहा एक रेंज दे दी, बोले मेरा गुड्स जो है 2 लाख के ऊपर कुछ भी अमाउंट पे सेल कर देना, जितने में बिक जाए, है ना। जब मैं लोगों से मिला तो मैंने उनसे कहा देखो तुम मुझे पर्सनल कमीशन दोगे तो मैं 2 लाख में ही दिला दूंगा। ये घर बेचने और खरीदने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें ये बहुत काम होता है। बायर सेलर बेचारा बोल रहा है कि यार मेरे को 60 लाख के ऊपर बेचना है मेरा घर। अब वो 60 में बिकवा सकता है, 62, 65, 70 कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन वो सामने वाली पार्टी से बोलता है तुम मेरे को कमीशन दे, मैं 60 में बिकवा दूंगा, नहीं तो ऐसा घर तो 70 के नीचे मिल नहीं रहा है। मतलब फिर से पढ़ो वो ऊपर वाली लाइन, एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट द प्रिंसिपल कंसेंट। ओरिजिनल ऑनर को वो बता ही नहीं रहा है कि मैं सामने वाली पार्टी से मैं पर्सनल कंसिडरेशन ले रहा हूं, इसलिए ये प्रॉपर्टी उसको दिलवा रहा हूं। अभी भी समझ में आई बात की नहीं आई? ये तो तुमने यार ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। फिड्यूशियरी रिलेशन गया, उसने तुम्हें एजेंट बनाया था ट्रस्ट पे कि तुम उसको फायदा कराओगे। तो दूसरे व्यक्ति से अपने उसी परफॉर्मेंस को करने के लिए जो उसने अपने प्रिंसिपल के साथ ईमानदारी से करने की बात की थी एग्रीमेंट में, उसी परफॉर्मेंस को करने के लिए आप थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन ले रहे हो। ऐसे तो आप कहीं जॉब पे लगे, आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, जो प्रोक्योरमेंट पोजीशन है, मतलब आपकी कंपनी के लिए सामान खरीदा जाता है बाजार से, ये भी बहुत करते हैं लोग। तो क्या करते हैं, बाजार में जो जिसके पास वो सामान खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं बढ़ा के बिल बना दे। 10,000 का सामान का बिल तू बना दे 12,000, मैं तेरे को 12,000 दूंगा, कंपनी से दिलाऊंगा, तो टेंशन मत ले। वो 2,000 में से 1,000 मेरे 1,000 तेरे। तुम समझे गेम? समझे?
बेसिकली वो काम तो तुम्हें ऑलरेडी करना था ना, फिड्यूशियरी पोजीशन पे बैठे हुए, तुम पे ट्रस्ट करके उस पोजीशन पे बिठाया था ना, कंपनी और तुम्हारे बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन था ना, तुम जो कुछ एक्टिविटी करके आ रहे थे उसका परफॉर्मेंस कंपनी को करना था ना। तुमने जो खरीदा 2,000 रुपए में, 12,000 रुपए में पेमेंट तो कंपनी को करना था। तुमने वही काम करने के लिए तीसरी पार्टी से क्या लिया है, कंसिडरेशन, ताकि उसी पार्टी के साथ तुम ये बात काम कर सको। कल को तुमने उस दुकानदार से ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि मैं तेरे से 10 का बिल 12 में बनवाऊंगा और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम आधा आधा बांट लेंगे। बाद में वो दुकानदार पलट गया, तुम गए कोर्ट ये एग्रीमेंट लेके कि देखो हमने ऐसा एग्रीमेंट बनाया था। कोर्ट सबसे पहले बोलेगा हाँ अच्छी बात है, इनको ले जाओ, इनकी खातिरदारी करो जरा, ये फ्रॉड है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है इसमें, राइट। नेक्स्ट देखो जरा, अब हेडिंग थोड़ी समझ में आई होगी तुम्हें। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, एजेंट ऑलरेडी ऑब्लिगेशन में था और तुमने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि तुम्हारी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में तुम इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट उठा रहे हो। अभी भी बात समझ में आई कि नहीं? तुम तो ऑलरेडी ऑब्लिगेशन में थे ना, अब तुम उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट उठा रहे हो। एक सेकेंड ना, हाँ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, अब बचा है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कुछ सुना सुना लग रहा है? कहां?
आगे पीछे सब फालतू बातें करा लो तुमसे। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड में अनलॉफुल कंसिडरेशन था, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट था, और मैंने बताया था कि 10 अंतर ढूंढो, उसके नीचे एक पॉइंट लिखा था, उसमें भी अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लिखा था, बस साइड में क्या लिखा था, पार्ट। सेक्शन 24, इफ एनी पार्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल नहीं है, एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट। अब है ना, ये सिंगल कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। सिंगल कंसिडरेशन का मतलब है कि यार रिटर्न में जैसे होता है कि मैंने तुमसे दो बातें बोली अलग अलग, तुमसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तुम एक पार्टी हो एक पार्टी में हो, हम दो अलग अलग बातों पे बात कर रहे हैं। एक मैं तुम्हें किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं और दूसरा तुमसे मैं एक घर खरीद रहा हूं। और वो जो घर खरीद रहा हूं वो अलग है और किडनैपिंग का जो तुमसे कह रहा हूं ये अलग है, तो ये सेपरेट कंसिडरेशन होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर मैंने इनको झोलझाल में मिला दिया कि तुम मेरे लिए अगर किडनैपिंग करते हो तो मेरा जो घर है जो 1 करोड़ का है वो मैं तुम्हें 10 लाख में ही दे दूंगा, तो मैं क्या करवा रहा हूं, किडनैपिंग करने पे घर दूंगा और तुमसे केवल कितने लूंगा, 10 लाख। वो 10 लाख पूरी तरह से टिके हुए हैं उसी पे। अरे हाँ या ना? जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा हूं कि किडनैपिंग करो उसके पैसे अलग लो और घर खरीदो उसके पैसे अलग दो, तो ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इंड्यूस नहीं है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पहले वाले पे। नहीं आ रहा अभी भी समझ में? ये सिंगल कंसिडरेशन को समझना, अभी एग्जांपल में यही एक जगह नहीं है इसको पढ़ने की, इसको हम और डिस्कस करने वाले हैं। एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो दो थे, घर खरीदना और किडनैपिंग। और एनी वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट मल्टीपल, कंसिडरेशन एक, कंसिडरेशन मल्टीपल, ऑब्जेक्ट एक। मतलब ये कैसी बात है, इंटेंगल्ड है एक दूसरे के साथ, उलझी उलझी बात है, सेपरेट सेपरेट नहीं है। सेपरेट सेपरेट में इजी रहता है, वो वाला पार्ट वैलिड, ये वाला पार्ट वॉइड। हालांकि उसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा कि सेपरेट में सब जो पार्ट वैलिड है वो वैलिड और जो गलत है वो वॉइड, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक उलझी बात आती है, कभी और समझेंगे उसको। आज के लिए इतना समझो कि अगर उलझी बात है तो वॉइड ही होना है। आपके कंसिडरेशन मल्टीपल थे, पर्पस एक था, आपका पर्पस, आपके पर्पस मल्टीपल थे, कंसिडरेशन एक था, और अगर ऐसा हुआ उसमें से एक भी चीज अनलॉफुल है तो पूरा एग्रीमेंट ही क्या है, अनलॉफुल और वॉइड। तुम ये स्टोरी समझे? एक बार फिर बोल रहा हूं, पर्पस मल्टीपल, कंसिडरेशन एक, एक पर्पस अनलॉफुल था, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। जिसे किडनैपिंग का पर्पस अनलॉफुल था तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसका रिवर्स सोच लो, कंसिडरेशन मल्टीपल थे, पर्पस एक था, मल्टीपल कंसिडरेशन में से कुछ वैलिड थे, एक वॉइड था, ड्यू टू एनी रीजन। ऊपर बहुत सारे पढ़े हमने, वो ट्रैफिकिंग वाला समझ लो, ब्राइब वाला कुछ समझ लो, फ्रॉड वाला कुछ समझ लो, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। सेपरेट सेपरेट पे कहानी इजी हो जाती है, कई बार वैलिड भी रह जाती है। मतलब वैलिड ही रहती है कि अगर मल्टीपल कंसिडरेशन है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, सबके अपने अपने अलग अलग है, भले ही पार्टी वही दोनों, उसके उन दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएंगे, कुछ वो वाले पार्ट वैलिड हो जाएंगे जो सेपरेट दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, उनका कंसिडरेशन अलग है, उनका ऑब्जेक्ट अलग है और सब वैलिड लग रहा है, तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूटेबल है, वो वाला पार्ट इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर उलझा है, 4 कंसिडरेशन में एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन अलग अलग, तो फिर वो पूरा का पूरा वॉइड हो गया। उलझी हुई चीजें नहीं चली, सेपरेशन नहीं है, साफ लिखा है, फिर से पढ़ के देख लो। एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन, एक वर्ड कौन सा आया, सिंगल कंसिडरेशन, वन और मोर ऑब्जेक्ट के साथ। फिर दूसरे बार में क्या बोला वो, वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। एक बार उसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए, एक बार उसने मल्टीपल कंसिडरेशन बनाए। जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए तो सिंगल कंसिडरेशन बोला, जब मल्टीपल कंसिडरेशन बनाए तो सिंगल ऑब्जेक्ट बोला। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिंगल कंसिडरेशन, मल्टीपल कंसिडरेशन सिंगल ऑब्जेक्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के वो बोल रहा है एक भी चीज अगर अनलॉफुल हुई ना, अनलॉफुल मतलब हमने इतनी देर से अनलॉफुल ही पढ़े हैं सारे, और बार बार बोलेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगे, एक बार में आने लगेंगे। फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ, फ्रॉड,
ये सब अनलॉफुल है, यही तो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो बोले एक भी हो गया ना अगर, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। कोई डाउट? द सेक्शन is an obvious consequence of general principle of section 23. सेक्शन 23 तो था अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। 24 कह रहा है उसका पार्ट भी वही होगा जो सेक्शन 23 में हो रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। सेक्शन 23 में जो हो रहा था वही 24 में होगा। देयर इज नो प्रॉमिस फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन इफ देयर इज एनीथिंग इलीगल इन द कंसिडरेशन विच मस्ट बी टेकन एज अ होल। द जनरल रूल इज दैट वेयर द लीगल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेवियर्ड। ये मैं तुम्हें कह रहा था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल पार्ट कुछ सेपरेट किया जा सकता है, सेवियर्ड वर्ड का मतलब है जिसे अलग किया जा सकता, किससे, इलीगल पार्ट से, अनलॉफुल पार्ट से। द बैड पार्ट में बी रिजेक्टेड एंड द गुड कैन बी रिटेन। तो उसमें से जो गुड पार्ट है वो रिटेन किया जा सकता है, मतलब वो वैलिड माना जा सकता है और उस पर एनफोर्समेंट हो सकती है। लेकिन अगर आपका इलीगल पार्ट सीवियर नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये आखिरी की दो लाइनें ये द जनरल रूल से वेरी वेरी आईएमपी बहुत सारी जगह पे यूज होगा केस स्टडी में। ऐसे ही लिखना है, बहुत आसान है। और वही बात है कि रट्टा मार के नहीं लिखना है, सोच लो क्या लिखा है उसमें। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स एंड यू कैन सीवियर्ड वर्ड ही यूज करना है, अलग कर सकते हो किसको, लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से। तो जो लीगल पार्ट है वो एनफोर्सेबल है। और अगर आप सीवियर्ड नहीं कर सकते किसी को भी, ऐसे उलझे हुए हैं ऊपर यही तो पड़ा, तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। क्या कुछ दिक्कत है इसको कहानी को समझने में? इस कहानी में मैंने 3 टॉपिक छोड़े हैं बस, 9 में से 6 पढ़े हमने। कौन कौन से, जल्दी जल्दी देखो, अभी याद हो जाएंगे। देखो पहले देखो आराम से, ट्रेडिंग विथ एनिमी, फिर ये 3 छोड़ दिए, हालांकि इनकी तीनों की हेडिंग आती है अपने को। फिर ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, फिर एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, है ना, दिमाग को अलर्ट पे रखो, उसको बोल के याद रखना। ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस नहीं पढ़ा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, एजेंट वाला एग्जांपल दिमाग में याद रखो, और अनलॉफुल पार्ट, लॉफुल पार्ट, मिक्स वाले, सेपरेट सेपरेट वाले। चलो कोशिश करें 6 में से कम 4 तो बोले। पहला वाला वॉर वाला, एलियन ट्रेडिंग विथ एनिमी, ट्रेडिंग है केवल गुड्स वाली। फिर ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस विथ पब्लिक ऑफिस, फिर मैरिज ब्रोकरेज। 3 हो गए, 3 और कोशिश करो, एग्जाम्पल से भी याद आ जाएंगे। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन थी उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट बना रहा हूं, मेरा बेनिफिट ले रहा हूं। 4 हो गए, 2 बचे हैं। अभी ये सेपरेट सेपरेट वाली कहानी पड़ी 5, एक ही बचा है। मोनोपोली वाला नहीं बोला अभी शायद, हाँ ये तो अभी बोला ना मैंने, आखिरी वाला सेपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो उसका वाला, और आखिरी क्या, मोनोपोली क्रिएट करने वाला एग्रीमेंट बोलने लगे। तो ऐसे 1-2 बार, और मैं कहता हूं दिन भर में ऐसे खेलना चाहिए 2-5 बार, तो वो ज्यादा समझ में आने लगते हैं। चैप्टर 3 भी अप्रॉक्स खत्म, चैप्टर 2 तो कंप्लीट खत्म है अपना। चैप्टर 3 में केवल ये 3 पॉइंट और समझाऊंगा, ये भी खत्म। और चैप्टर 1 अभी उसके कुछ पार्ट बाकी हैं। अभी पता है मैंने तुम्हें ऑफर ही नहीं समझाया कि वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ ऑफर और रिजेक्शन का कम्युनिकेशन कैसे, कब वैलिड माना जाता है, किस पार्टी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, कब। तो वो अभी आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं थी हार्ड। तो अब हम इसका अगली जो यूनिट है उसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस। पता है मैंने कल ही बोला तुमसे, हाथी निकाल दिया अपन ने, अब पूछ बची है उसकी बस। कितना बड़ा है देखो जरा परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा है।
बस ये ब्रीच तक मेजर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हाँ, 2 यूनिट बची है, मदर एक्ट यहीं तक, उसके बाद स्पेशल है ये सब। कॉन्टिजेंट कॉसी भी स्पेशल की कैटेगरी मानो, हालांकि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कॉन्टिजेंट किसको बोलते हैं, और कॉसी भी बहुत पहले समझा दिया था मैंने, याद आया। उसके बाद तो वो इंडेमनिटी गारंटी है, बेलमेंट है और एजेंसी है। तो ये आ गए हम परफॉर्मेंस पे। अब तुम्हें लग रहा होगा परफॉर्मेंस कितना बड़ा है सर, 27 पेज का है ये तो। आ गया अब वो दिखने के बड़े बच्चे हैं बस, जो डिटेल वाले थे कहानी वो हम पढ़ चुके हैं। ओवरव्यू चैप्टर का क्या है, कौन करेगा परफॉर्मेंस, जिसने जो प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करेगा। क्या कोई और परफॉर्म करके देगा तो चलेगा क्या? जनरली हाँ, जनरली हाँ। तुम मुझे फीस देने का प्रॉमिस कर रहे हो, तुम दोगे, पेरेंट्स देंगे, कोई और देगा, मुझे चलेगा क्या? हाँ। लेकिन अगर तुम्हारे स्किल और कॉम्पिटेंस पे बेस्ड परफॉर्मेंस है तो ये इकलौता एक्सेप्शन है, नहीं तो कोई भी करो परफॉर्म, मुझे क्या जाता है। नहीं आ रहा समझ में? ये पूरा टॉपिक है बाय होम पे। अच्छा, परफॉर्मेंस तुम कर सकते हो, तुम्हारा एजेंट कर सकता है, ये सब वैलिड माना जाएगा। जॉइंट परफॉर्मेंस की कहानी आती है। तुमने जो प्रॉमिस किया वो जॉइंट प्रॉमिस है, अकेले परफॉर्म करने का प्रॉमिस नहीं किया, 3 लोगों ने मिलकर परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया। तो एनी वन ऑफ यू परफॉर्म करेगा तो भी परफॉर्मेंस माना जाएगा, मिलके करोगे तो भी माना जाएगा। 3 में से 2 ने मिलके किया, तीनों ने मिलके किया, अकेले ने किया, परफॉर्मेंस माना जाएगा। जॉइंट प्रॉमिस का यही मतलब होता है। कहानी यहां पे आएगी। जॉइंट प्रोमिस के राइट दिए हुए वो ये है कि भाई तीनों ने परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया था, पर तीनों मिल नहीं रहे थे बेचारे, एक को परफॉर्म करना पड़ा, तो क्या उसको ये राइट है कि वो बचे हुए 2 परफॉर्मर्स से अपने हक के पैसे ले सकता है या समथिंग? हाँ, क्यों नहीं तो जॉइंट प्रॉमिस किया क्यों था? अरे नहीं आया समझ? वो पार्टनरशिप में नहीं समझा, इंटरनली वो अपना मैटर खुद सॉर्ट आउट करेंगे। आउटसाइडर पार्टी को फॉर्म ने दे दिया ना जो देना था, वो भी तो जॉइंट प्रॉमिस ही है। फॉर्म जो प्रॉमिस करती है इट इज लाइक अ जॉइंट प्रॉमिस। अरे फॉर्म तो केवल कलेक्टिव नाम है उनका। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, और ना लिखो तो यूजुअल और रीजनेबल, 2 ही वर्ड यूज होते हैं। या तो लिख दो मेरे को मंडे को 8 तारीख शाम को 8 बजे के पहले ये परफॉर्मेंस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, सामने वाली पार्टी ने एग्री किया है, तो परफॉर्मेंस उस समय तक होना चाहिए। नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान लेंगे, सामने वाले ने तोड़ दिया। अरे नहीं आया समझ? सब हमने तो मेंशन ही नहीं किया था। टाइम प्लेस तो यूजुअल प्लेस और रीजनेबल टाइम। परफॉर्मेंस मेरे घर पे होना चाहिए, मेंशन था तो घर पे होना चाहिए, नहीं है मेंशन तो ऑफिस या घर, दोनों रीजनेबल प्लेस है, कहीं भी परफॉर्म हो सकता है। अरे कुछ समझ में आता है? रीजनेबल टाइम, परफॉर्मेंस करने रात को 1 बजे आ रहा है व्यक्ति, बोले मैं आ गया हूं ट्रक लेके, सामान लेके, ले लो मैं परफॉर्म कर रहा हूं अभी, तो अगर मेरा बिजनेस इस नेचर का है कि रात में भी गुड्स डिलीवर होता है तो गलत नहीं है। नहीं आया समझ? तो इस तरह की बातें हाँ, लेकिन एक कोई स्कूल चल रहा है, सपोज कोई स्कूल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको परफॉर्मेंस चाहिए और वो स्कूल में चाहिए, और वो रात को 1 बजे आया है, तो ये परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के चैप्टर हैं और ये बहुत इजी है, ये बता रहा हूं तुम्हें। एक साथ नहीं पढ़ेंगे अपन, ये भी इसके साथ पैरेलल ब्रीच चलेगा, एक साथ चलेगी वो दोनों यूनिट। अरे ठीक है, चलो तो लॉ में आज की कहानी यही खत्म करते हैं।